अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल डिस्कशन फोरम पर। बेटा कल जो आपके 2019 के पेपर्स का प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट है उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लेते हैं। और उसके इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कंप्यूटर टेस्ट एकेडमी के डिस्कशन फोरम पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एकेडमी के डेमो ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए। न्यू सेशन भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 से 3 दिन बाद, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं, इनका मकसद ये होता है कि एक तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और दूसरा कोई न्यू क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है उसका भी आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कई बार, कि पाकिस्तान की तरफ से पहली वुमेन क्रिकेटर कौन सी थी जिन्होंने 100 ओडीआई विकेट्स ली थी। सबसे पहले 100 ओडीआई विकेट लेने वाली पाकिस्तानी बाउलर कैप्टन सना मीर थी, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट बर्ड दुनिया में कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रिच है। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, लेकिन ऑस्ट्रिच का जो दूसरा नाम है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रुथियो कैमिलस कहा जाता है इसको, स्ट्रथियो कैमिलस इसका सेकंड नेम है। और यही वो वाहिद परिंदा है जिसकी आंख इसके दिमाग से बड़ी होती है। पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा परिंदा है जिसकी आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है, तो बेटा वो आपके पास ऑस्ट्रिच या स्ट्रथियो कैमिलस ही है। और इसकी आंख की मेजरमेंट तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हमने शामिल किया है आज एक्सप्लेनेशन में, वो है आपका फुटबॉल के अंदर जो पेनल्टी किक लगाई जाती है, पेनल्टी किक यार्ड की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई है या चौड़ाई जो टोटल मिला के इसका रकबा है वो 16 मीटर इसकी फासला बनता है। ठीक है, ये गोल पोस्ट है आपके पास और यहाँ पर खड़ा होकर ये किक लगाई जाती है इस जगह पर। तो ये जो दरमियान में फासला है ये तकरीबन 16.5 मीटर या 18 यार्ड आपके पास बनता है। ठीक है जी, पेपर्स में ज़्यादातर वो मीटर में पूछता है तो 16.5 मीटर है, लेकिन अगर आपसे गज़ में या यार्ड में पूछ लिया जाए तो इसे 18 यार्ड बॉक्स ही कहा जाता है। ठीक है जी, पेनल्टी बॉक्स 18 यार्ड बॉक्स होता है ये, जो आपका फुटबॉल में यूज़ होता है। तो इसकी आपने इस फासले को याद रखना है, 16.5 मीटर या 18 यार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो पेपर्स में बार बार पूछा जाता है कि ज़मीन की रोटेशन और रेवोल्यूशन के हवाले से, रिवॉल्व करने के हवाले से, वो पूछते हैं आपसे कि दिन रात जो आपके पास हैं ये ज़मीन के किस मोशन की वजह से होते हैं। तो बेटा ज़मीन की दो तरीके से मोशन होती है, एक तो उसके अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट होती है, ये इसकी रोटेशन कहलाती है। और दूसरा ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, वो इसका रिवॉल्व करना, रेवोल्यूशन कहलाता है इसका, रिवॉल्व करना। तो वो एक अलग चीज़ है। तो बहरहाल अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि दिन रात किस तरीके से होते हैं, तो ये ज़मीन की रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं। ज़मीन जब रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द, ज़मीन जब अपने एक्सिस के रोटेट करती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये इसका एक्सिस है और इसके गिर्द ये ज़मीन खुद ब खुद जब रोटेट करती है, जिस तरह साइकिल का पहिया अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो आपके दिन और रात आते हैं। और अगर वो आपसे पेपर में पूछ लेता है बेटा कि मौसमों की तब्दीली किस तरीके से होती है, मौसमों की तब्दीली की बात की जाए तो वो ज़मीन की रोटेशन नहीं बल्कि ज़मीन के रिवॉल्व करने की वजह से होते हैं। और ज़मीन रिवॉल्व कर रही होती है सूरज के गिर्द। ठीक है जी, सूरज के गिर्द जब सूरज के गिर्द जब ज़मीन आपकी रिवॉल्व करती है तो आपको गर्मी सर्दी का एहसास होता है। और इसी वजह से ये जो ज़मीन के गिर्द, ज़मीन की सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना है, उसी की वजह से मौसमों की तब्दीली आप महसूस करते हैं, सर्दी गर्मी बहार या जो भी मौसम आपके पास आते हैं। ठीक है जी, तो ये दो सवाल बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, आपको ये अच्छे तरीके से आने चाहिए, इसीलिए हमने इनको शामिल किया। उसके बाद बेटा हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि हज़रत उस्मान गनी का जो खिलाफत का दौर है वो कितने साल है, ये आपको पता होना चाहिए। 11 साल 11 माह 11 दिन है आपका जो खिलाफत का टाइम है हज़रत उस्मान गनी का, 11 साल 11 माह और 11 दिन। और अगर इसको सम अप किया जाए तो तकरीबन ये 12 ईयर्स बनता है। और यही हज़रत उस्मान गनी है जिनका दौर खिलाफत सबसे लंबा है। ठीक है जी, सबसे लंबा दौर खिलाफत है। और आपको ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि आप किस सन हिजरी में आपको शहीद किया गया, तो 35 हिजरी में आपको 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया। और शहादत की वजह क्या थी? बगावत थी। शहादत की वजह क्या थी जनाब? बगावत थी। और यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि हज़रत उस्मान गनी को पहले तो पथराव किया गया उनके ऊपर मस्जिद के अंदर, फिर आपको आपके घर में कैद कर दिया गया और तकरीबन 40 दिन आपको कैद में रखा गया अपने ही घर में। और उसके बाद बागियों ने जब आपके घर का घेराव किए रखा 40 दिन, इसी बगावत की वजह से आपको शहीद कर दिया गया। और
इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर ये है कि हज़रत उस्मान गनी ने काफ़ी आप बूढ़े हो चुके थे, तकरीबन आपकी उम्र 84 या 83 साल थी जब आपकी शहादत हुई है। तो ये भी आपसे पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है नेक्स्ट भी। आपने अपने साथियों को ये कह दिया था कि मेरी वजह से मदीना के अंदर कोई कत्ल गारत नहीं होना चाहिए। तो जिस वक्त आपको शहीद किया गया उस वक्त आपकी बीवी वहाँ पर मौजूद थी, हज़रत नाइला। उन्होंने जब रोकने की कोशिश की तो उनकी भी 2 उँगलियाँ कट गई और आपका खून मुबारक कुरान पाक के ऊपर गिरा था। ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारे सवालात मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं कि 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया। ठीक है जी। 40 दिन आपको कैद में रखा गया। आपकी शहादत की वजह बगावत थी। ठीक है जी। और उसके अलावा एक और भी चीज़ है यहाँ पर कि आपका जो दौर खिलाफत है वो कितने माह का था, तो वो माह नहीं, सॉरी, 12 साल आपका दौर खिलाफत रहा। सबसे लंबा दौर खिलाफत हज़रत उस्मान गनी का ही रहा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। साइको एनालिसिस क्या है जी? साइको एनालिसिस की अगर हम बेटा बात करें तो कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है ये। साइको एनालिसिस में आप मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके इलाज के बारे में पढ़ते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स की थेरेपी आप करते हैं इसके अंदर। और साइको एनालिसिस की जो टर्म है ये एक ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रूड। ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रूड थे। 1890s में उन्होंने इस टर्म को मुतारिफ़ कराया था और मेडिसन या मेडिकल फील्ड से इसका ताल्लुक़ है और मेंटल डिसऑर्डर्स को इसमें ट्रीट किया जाता है। सिगमंड फ्रूड का ताल्लुक़ ऑस्ट्रिया से था, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे आप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जी कि इस वक्त जो है सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, तो इसेला वारिकून है वो, और इनका ताल्लुक़ श्रीलंका से है जी। श्रीलंका से इनका ताल्लुक़ है इसेला वारिकून का। और ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के। ये चेंज हो सकते हैं कुछ अरसे बाद, आज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, और आज की बात भी मैं आज की डेट में कर रहा हूँ। आज 29 नवंबर 2021 है। ठीक है जी। ये वीडियो अगर कोई बाद में देखता है तो ये चेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ब्लैक सी के साथ कितने कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है, तो बेटा वो 6 कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर ब्लैक सी के साथ अटैच है। और ये 6 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, रोमानिया एंड बल्गेरिया। इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है 6 कंट्रीज़ को। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान काफ़ी सारे मसाइल भी हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, और इनके उसको भी आपने लाजमी पढ़ना है इंटरनेट से जाकर के। यूक्रेन अभी रिसेंटली भी एक पेपर में ये यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उनके मुतालिक सवाल पूछा गया, तो अक्सर पूछते रहते हैं। ठीक है जी। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एंड रोमानिया, ये सारे 6 कंट्रीज़ ब्लैक सी से इनका बॉर्डर अटैच है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि 1971 में इंडिया के एक तैयारा हाईजैक किया गया था, उसके मुतालिक हम बात कर लेते हैं। और ये वाक़या हुआ था 30 जनवरी 1971 को। पाकिस्तान इंडिया की जो 1971 में जंग हुई है उसकी अगर हम बात करें तो वो वैसे तो उसका जो रिज़ल्ट निकला है 16 दिसंबर 1971 को निकला है। मुक्ति वाहिनी एक तहरीक थी जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में उस वक्त चल रही थी। तो मुक्ति वाहिनी की वजह से इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया गया पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर करना पड़ा और पाकिस्तान की अच्छी खासी आर्मी उसमें कैद हो गई थी। ठीक है जी। अब ये सारा वाक़या क्यों हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पर उस वक्त अटैक क्यों किया था, तो उन्होंने बहाना यही बनाया था कि उनका एक एयरप्लेन था जिसका नाम गंगा था। वो कहते थे जी वो पाकिस्तानियों ने अगवा किया है, हाईजैक किया है और उसको पाकिस्तान में लाकर लाहौर में जलाया भी गया था। ये बात भी सच है। लेकिन अगवा करने वाले कौन थे? नेशनल लिबरेशन फ्रंट से उनका ताल्लुक़ था। कश्मीरी अलहदगी पसंद तहरीक से ये ताल्लुक़ रखते थे, नेशनल लिबरेशन फ्रंट से, ये दो नौजवान। और इनका नाम था हाशिम कुरैशी एंड अशरफ कुरैशी। ये 2 कज़न थे, हाशिम कुरैशी एंड अशरफ कुरैशी। इन्होंने इस गंगा तैयारा जो इंडिया का था उसको हाईजैक करके ये पाकिस्तान में ले आए थे 30 जनवरी 1971 को और लाहौर में लाकर उसे आग लगा दी थी। इस तैयारे के जलने के बाद इंडिया को एक मुकम्मल एक वो मिल गया था। उन्होंने ये समझा कि अब तो हमारा हक है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सारी की सारी गेम इंडिया की अपनी रचाई हुई थी। बहरहाल मज़ीद आप इसके बारे में पढ़ लेंगे गंगा प्लेन के मुतालिक। ठीक है। नाम आपने याद रखना है। 1971 30 जनवरी को ये इसको हाईजैक किया गया और 2 लोग थे, हाशिम कुरैशी एंड अशरफ कुरैशी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद इन्वेशन ऑफ कोयत, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 2 अगस्त 1990 को कोयत के ऊपर हमला किया गया और तकरीबन 4 अगस्त 1990 तक 2 दिनों की ये एक बड़ी ख़तरनाक लड़ाई लड़ी गई। इराक़ ने अटैक किया था कोयत के ऊपर
2 अगस्त 1990 को और 4 अगस्त 1990 को इराक़ ने कोयत के ऊपर तकरीबन मुकम्मल एक कब्ज़ा किया और 7 महीने तक उनका ये कब्ज़ा रहा कोयत के ऊपर। और यही कोयत के ऊपर जो अटैक किया था इराक़ ने, यहीं से बुनियाद पड़ी थी गल्फ़ वार की। ठीक है जी, तो आपने ये डेट्स याद रखनी है। 2 अगस्त 1990 को इराक़ ने कोयत के ऊपर अटैक किया और 4 अगस्त 1990 को कोयत के काफ़ी सारे इलाके पर उनकी मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया था और 7 महीने तक इराक़ी मिलिट्री ने ये कब्ज़ा बरकरार रखा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, ये आप देख लीजिएगा। मज़ीद जो क्वेश्चन आपको समझना है वो आप डिस्कशन फोरम पर अकेडमी के पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, 1996 में शाहिद आफरीदी को पहली बार ओडीआई क्रिकेट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और वजह क्या थी जी, मुश्ताक अहमद उस वक्त ज़ख्मी हो गए थे गालबन, उनकी जगह शाहिद आफरीदी को मौका दिया गया और इन्होंने सिर्फ 37 बॉलों पर तेज़ तरीन सेंचुरी पाकिस्तान के लिए स्कोर की थी। किस टीम के खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि तेज़ तरीन सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से किसकी है? ओडीआई क्रिकेट में शाहिद आफरीदी की है 37 बॉल्स पर, टेस्ट क्रिकेट में मिसबाह उल हक की है। और शाहिद आफरीदी ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया था 1996 में ये सीरीज़ खेली गई थी। 1996 में शाहिद आफरीदी ने ये 37 बॉल्स पर 100 स्कोर किया था फास्टेस्ट, और श्रीलंकन टीम के खिलाफ ये सारा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। उसके बाद बाबा फरीद गंज शक्कर के मुतालिक है, पेपर्स में पूछा जाता है कि बाबा फरीद गंज शक्कर की पैदाइश कब हुई है, डेथ कब हुई है, आप किस सेंचुरी में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किस शहर में आपकी डेथ हुई, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाबा फरीद गंज शक्कर का पूरा नाम था बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर। 12वीं सदी ईस्वी में आप पैदा हुए हैं। 1173 में आपकी पैदाइश हुई है, 1266 में आपकी डेथ हुई है। कोठेवाल मुल्तान में आप पैदा हुए और पाकपतन में आप इस वक्त मदफून हैं। तो याद रखिएगा 1173 कोठेवाल मुल्तान में आपकी पैदाइश और 1266 पाकपतन में आप मदफून हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बुक्स जो आपने लिखी हैं, किताबें, ये इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपकी यहाँ पर शामिल की हैं। लव इज़ हिज ऑन पावर, द श्लोकास ऑफ बाबा फरीद, तो ये जो है आपकी तरफ से मशहूर किताबें जो लिखी गई, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा और जहन नशीन कर लीजिएगा। टेस्ट में इनमें से सवालात शामिल होंगे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कैनप के हवाले से पाकिस्तान का सबसे पहला पावर प्लांट जो था वो कैनप था। कैनप स्टैंड्स फॉर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1, और इसको 1972 में पाकिस्तान ने इनाग्रेट किया था। टोटल इसकी ग्रॉस कैपेसिटी 37 मेगावाट थी। कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने अपना पहला ये कैनप प्लांट लगाया था, कनाडा की मदद से। तो यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? कैनप, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1। 1972 में पाकिस्तान ने इसको इनाग्रेट किया कनाडा की मदद से, और 137 मेगावाट इसकी ग्रॉस कैपेसिटी थी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन से नबी हैं जिनको खुदा माना जाता है। ईसाइयों की तरफ से तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और यहूदी किसको खुदा का बेटा मानते हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। यहूदी किसे खुदा का बेटा मानते हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में किस सूरत में है? सूरह तौबा में। ठीक है जी। बाइबल में आपका नाम इज़रा है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। यहूदी किसको हज़रत अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। आपका तज़किरा कुरान पाक में सूरह तौबा में है, और बाइबल में आपका नाम इज़रा है। ठीक है जी। उसके बाद ओलंपिक्स की जो फ्लेम है, ओलंपिक्स का जो ये शोला भड़काया जाता है, ये 1928 से काम शुरू है। एम्स्टर्डम स्टेडियम से ये शुरू हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जी, नादिर शाह ने इंडिया के ऊपर कब हमला किया था? किसके खिलाफ उसने ये जंग लड़ी थी? कहाँ पर यह जंग लड़ी गई और किसको विक्ट्री हासिल हुई? ये नादिर शाह से मुतालिक कई बार पेपर्स में आपसे पूछा जा चुका है। नादिर शाह ने जनाब दिल्ली के ऊपर तो अटैक किया था 1739 में। दिल्ली इंडिया के ऊपर नादिर शाह ने 1739 में अटैक किया। मुग़ल्स के ख़िलाफ़ ये उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और करनाल की जगह पर ये लड़ाई लड़ी गई, और पर्शिया से इसका ताल्लुक़ था नादिर शाह का, और इसी की विक्ट्री हुई है। ये जीत गया था ये लड़ाई। और उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पर्शिया से इसका ताल्लुक़ होने के अलावा ये किस डायनेस्टी का फाउंडर था? एफशरिद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया का ये फाउंडर था नादिर शाह। इसने इंडिया दिल्ली के ऊपर 1739 में अटैक करके कब्ज़ा कर लिया, और मुग़लों को इसने शिकस्त दी करनाल की जगह पर। ठीक है।
1740 में सारा काम इसने मुकम्मल कर लिया था, कब्ज़ा शब्ज़ा अपना कंप्लीट कर लिया था। 1738 में ये चला था, वहाँ से पर्शिया से और इंडिया के ऊपर इसने 39 में दिल्ली के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मालूमात है, ये आपसे पेपर्स में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जनाब हॉकी वर्ल्ड कप जो 1975 का है, ये हॉकी का तीसरा वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने 2-1 गोल से शिकस्त दी थी। 1975 का जो वर्ल्ड कप था, यह हॉकी का तीसरा वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने 2-1 से शिकस्त दी थी। इससे पहले जो सबसे पहला वर्ल्ड कप है हॉकी का, वो 71 में खेला गया, दूसरा वर्ल्ड कप 73 में और तीसरा यही था जो 75 में खेला गया। तो पहले जो 3 वर्ल्ड कप है ये हर 2 साल के वक्फे से खेले गए। फिर चौथा वर्ल्ड कप जो है 1978 में खेला गया। उसके बाद 4 साल का गैप रखा गया हॉकी के वर्ल्ड कप खेलने में। और अगर आपसे पेपर में अब पूछ लिया जाए कि हॉकी का वर्ल्ड कप कितने साल बाद मुनक्किद किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा 4 साल। पहला वर्ल्ड कप 71 में, दूसरा 73 में, तीसरा 75 में। अच्छा, पहला हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने ही जीता था 1971 वाला, ये भी जहन में रखिए। उसके बाद तीसरा वर्ल्ड कप जो 75 में खेला गया, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन है कि बेरी जो आपके पास डिजीज़ है, ये किस वाइटामिन की कमी की वजह से होती है? तो वाइटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी की डिजीज़ आपको होती है और वाइटामिन B1 का दूसरा नाम थियामीन है। ठीक है जी, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। बेरी की डिजीज़ किस वाइटामिन की कमी की वजह से होती है? वाइटामिन B1, और वाइटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है जी? थियामीन। और आपको बेरी के बारे में भी बता देते हैं, ये बेरी डिजीज़ आपके जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका दिमाग है, उसको ये सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है बेरी की डिजीज़। और इसके वजह से इंसान फोकस नहीं कर पाता, ठीक से चल भी नहीं पाता, उसकी फीलिंग्स मुतासिर होती हैं। बेरी इज़ caused due to the deficiency of vitamin B1 which is also called thiamine and it affects सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसानी जिस्म का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको मुतासिर करता है। इंसान सोच नहीं पाता ठीक से, समझ नहीं पाता, फोकस नहीं कर पाता ठीक से, चल फिर नहीं सकता। तो आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए कारआमद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।